क्या हाल है भाई सबके। तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से निकाल रहा हूं और मैं पॉइंट ले रहा हूं, जनरल पॉइंट ले रहा हूं आर कॉमा थीटा। आर कॉमा थीटा का मतलब क्या है, ध्यान से देख लीजिए। तो मैंने बोला सबसे पहले तो मेरे को एक डायपोल कंसीडर करना है। तो डायपोल क्या है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके सेंटर से हम डायपोल में जो भी कुछ मेजर करते थे या जो भी डिस्टेंस लेते थे वो सेंटर से लेते थे। मैंने बोला इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पे एक पॉइंट है पी। मेरे को बताना है पोटेंशियल एट पी, मेरे को निकालना है ड्यू टू दिस डायपोल। ठीक है, तो क्या करा मैंने, ध्यान से देखिएगा। मैंने पी से मैं नेमिंग कर देता हूं, इसकी ए इसकी बी। पी से बी को ज्वाइन किया, इसको मैंने नाम दे दिया R2। पी बी इज R2। सिमिलरली मैंने ए से ज्वाइन किया, ए से मैंने ज्वाइन किया किसको, पी को, और इसको मैंने इसको नाम दे दिया R1 दे दिया। चलो ठीक है, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। अरे यार हो जाना, ठीक है, पहले तो ज्वाइन ही हो जाए उसके बाद बना देंगे कॉल। इसको मैंने बोल दिया R1। ठीक है, ये मेरा R था। O, इसको मैंने नाम दे दिया O। अब क्या किया मैंने, B से OP पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको लिखना है। इसको मैंने नाम दे दिया BM। ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू OP। ठीक है, मैंने AP को PO को, AP कह रहा हूँ, PO को मैंने प्रोड्यूस किया और A से भी मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने इसको N नाम दे दिया। ये भी कितना है, परपेंडिकुलर। ये थीटा, तो ये थीटा मुझे पता है, ये L है, ये L है। अगर टोटल लेंथ ऑफ डायपोल क्या है, 2L है। तो यहां तक तो बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये मेरा कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा था। मैंने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, मैंने किया है ड्रॉ BM perpendicular to OP and AN perpendicular to OP when produced, जब मैंने इसको प्रोड्यूस किया आगे तो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये कर रहा है किस तरीके से, सच दैट, इस तरीके से मैंने इनको प्रोड्यूस किया है कि सच दैट, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि BP is approximately equal, ध्यान से देखना, BP is approximately equal to PM, ये दोनों approximately equal हो, एंड इस तरीके से मैंने कंस्ट्रक्शन किया, approximately कह रहा हूं मैं। ठीक है, और मैंने क्या बोला, और मैंने बोल दिया भाई साहब कि AP जो है वो approximately equal हो PN के। ये कंस्ट्रक्शन मैंने इस तरीके से किया है कि BP जो है वो तो PM के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो और AP जो है वो PN के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो। ये मेरा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था। अब मुझे पता है कि एक और चीज, अब मैं डायरेक्ट आगे चलता हूं, मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पे कि MO also MO is equal to ON। ऐसा क्यों है, बिकॉज मैं बोल सकता हूं ऐसा इसलिए है बिकॉज ट्राइंगल OMB is congruent to triangle ONA। ठीक है, देख सकते हो भाई, देखना चाहो तो आप भाई, ये कॉन्ग्रुएंट आएंगे या नहीं आएंगे, आप खुद देख लीजिए भाई। ये साइड इक्वल है दोनों की, ये एंगल है, ये 90 है, तो AAS लगा दो। AAS प्रॉपर्टी से, कॉन्ग्रुएंसी से दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, यहां तक
अब मैंने क्या बोला, मैंने लिया कि इन ट्राइंगल OMB, मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं OMB, इन ट्राइंगल OMB, ध्यान से देखो तो भाई ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब परपेंडिकुलर कह रहा हूं सॉरी, ये बेस है। इस ट्राइंगल में OMB में OB जो है वो हाइपोटेन्यूज है, OM क्या है, बेस है, तो मैं कह सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है, cos थीटा। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से मुझे मिल गया कि OM इज इक्वल टू OB cos थीटा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि OM क्या है, OB कितना है, L cos थीटा, ठीक है। Therefore मैंने यहां से बोल दिया कि OM इज इक्वल टू ON इज इक्वल टू L cos थीटा, ये मैंने फर्स्ट नाम दे दिया। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा OP, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, OP जो है वो लिखा जा सकता है कैसे, OP लिखा जा सकता है OM प्लस MP, और इसी को मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं, OM को तो OM रहने दूं, MP देखो MP किसके बराबर था, BP के प्लस BP। तो यहां से अगर मैं OP की बात करूं, OP मैंने क्या माना हुआ है, R माना हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू L cos थीटा प्लस R2। तो यहां से मेरे पास R2 आ गया कितना, R माइनस L cos थीटा, ये मेरी सेकंड हो गई इक्वेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है। सिमिलरली डायरेक्ट लिखूंगा, सिमिलरली अगर मैं बात करूं AP की, तो मैं बोल सकता हूं AP जो है वो बराबर किसके है, AN के। सिमिलरली AP कैन बी रिटन इज इक्वल टू AN, जो कि लिखा जा सकता है कैसे, जो कि लिखा जा सकता है, AN लिख रहा हूं सॉरी, AP किसके, PN के, ठीक है, किसके इक्वल है, PN के। अब ये लिखा कैसे जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। अब PN को मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं, PO प्लस ON, तो मैंने तोड़ दिया किसमें, PO प्लस ON में। तो AP क्या माना था मैंने, R1, PO कितना है R, और ON कितना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट L cos थीटा, ये आ गया मेरे पास, और ये आ गया मेरे पास, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ध्यान से देख लो, बड़ी सिंपल है, बस ट्रिग्नोमेट्री का खेल चल रहा है, अभी तक तो पोटेंशियल का हमने कोई यूज किया ही नहीं है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं इस पूरे को रब कर दे रहा हूं, ये लो जी, और इसको भी मैं रब कर रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखें, तो अगर मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल एट पॉइंट P, मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल एट पॉइंट P, वो किस किस की वजह से होगा, वो चार्ज एट A की वजह से होगा और चार्ज एट B की वजह से होगा। तो वो किसकी, कितना, K, चार्ज कितना है माइनस Q अपॉन डिस्टेंस AP प्लस K प्लस Q अपॉन डिस्टेंस BP। तो मैं लिख सकता हूं, इसमें से मैंने KQ तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 1 बाय BP माइनस 1 बाय AP, ठीक है। तो मैंने BP को फर्दर लिखा KQ, ये कितना, BP कितना था, R2 माइनस R1। अब R1 और R2 तो हमने अभी अभी गेट किए थे, आपको याद होंगे, तो देखते हैं VP कितना आ गया, मैंने लिखा KQ 1 अपॉन R माइनस L cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस L cos थीटा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतना काम तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, KQ एलसीएम इसका क्या बनेगा, दिस इनटू दिस, A माइनस B इनटू A प्लस B का क्या बनता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये इधर जाएगा, क्या आएगा, R प्लस L cos थीटा, ये उधर जाएगा तो माइनस R प्लस L cos थीटा, तो R से माइनस R कट जाएगा, L cos थीटा प्लस L cos थीटा 12 cos थीटा, ठीक है। अब मैंने इसको कैसे लिख दिया, ध्यान से देखना, मैंने लिख दिया इसको KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों, बिकॉज डाइपोल मोमेंट मैंने पढ़ रखी है Q इंटू 12, Q इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल होती है,
यहां तक भी क्लियर। अब मैंने बोल दिया कि फॉर शॉर्ट और आइडियल डाइपोल, ठीक है, या तो शॉर्ट डाइपोल बोलो या आइडियल डाइपोल बोलो, तो मैं क्या बोलूंगा, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल होता है, तो मैं वीपी क्या लिखूंगा, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना, आर स्क्वायर, ये वाला एक्सप्रेशन हट जाएगा। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, शॉर्ट के लिए ये, जनरल ये। अब मैं इसको यूज करूंगा दो केसेस में। अब हमने, क्योंकि इसको मैं रब कर रहा हूं, हमने पढ़ा क्या हुआ है, हमने यही पढ़ा हुआ है कि हम जैसे फील्ड निकालते थे दो पॉइंट्स पे, एक इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता था और एक एक्सियल लाइन पे लाई करता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी वही दो केस करता हूँ फटाफट। मैंने बोला केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट में मैंने बोला व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल लाइन, पहले ले लेते हैं, लाइज ऑन एक्सियल लाइन बोलूं या फिर क्या बोलूं, एंड ऑन पोजीशन बोलूं या फिर क्या बोलूं, 10A पोजीशन, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। जब जब ऐसा होगा इसका मतलब थीटा कितना होगा, तब तब 0 डिग्री, ठीक है, एक्सियल लाइन पे थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। तो इसका मतलब v एक्सियल अगर मैं निकालूं तो मैं जनरल में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, के पी, क्योंकि cos 0 रखूंगा तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फॉर शॉर्ट डाइपोल एल, ये वाला एल हट जाएगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल v एक्सियल इज इक्वल टू के पी बाय आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, बात समझ गए, ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। ये आपको समझ आ गया तो इसको भी रब कर देता हूं, ठीक है, केस सेकंड लिख देते हैं हम, केस सेकंड। अब हो क्या रहा है, एक्सियल की जगह पॉइंट कहां है, एक्सियल की जगह पॉइंट अपना लाई कहां कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे अब मेरा पॉइंट लाई कर रहा है, जिसको मैं इक्वेटोरियल लाइन भी बोलता हूं, ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहता हूं, या फिर 10B पोजीशन भी मैं बोलता हूं, तीनों का मतलब एक ही है। इस जब जब ऐसा होगा इसका मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री, और जब जब थीटा 90 होगा तो v इक्वेटोरियल कैसे लिखा जाएगा, के पी cos 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर 90। cos 90 क्या होता है, 0, तो ये पूरा क्या हो गया, 0। इसका मतलब पोटेंशियल जो है इक्वेटोरियल लाइन पे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा क्या होता है, 0। अब इसकी इंपॉर्टेंस कैसे आती है एग्जाम में, देखो, इसका मतलब मैंने बोल दिया जब भी कोई पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करेगा तो उस पूरी लाइन पे, या प्लेन भी कह सकता हूं मैं, इक्वेटोरियल प्लेन भी, तो जब जब पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करेगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के, तब तब उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। पोटेंशियल 0 का मतलब क्या है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कह दूं थोड़ी देर के लिए कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये इक्वेटोरियल लाइन है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, ये मैंने कोई इक्वेटोरियल लाइन बना दी, ये एल, ये एल। मैंने बोला यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पॉइंट बी था, यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ था, ठीक है, कैपिटल क्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बोला कि कैपिटल वर्क डन बताओ इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, तो आप क्या बोलते थे, क्यू इनटू चेंज इन पोटेंशियल, यही तो लिखते थे वर्क डन का फॉर्मूला। तो मतलब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी आप क्या लिखते थे, क्यू इनटू VB माइनस VA। अब मुझे पता है कि भाई इक्वेटोरियल लाइन पे तो VB और VA दोनों ही क्या होंगे, 0, तो इसका मतलब वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज कितना आएगा, 0। इसका मतलब वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल ऑलवेज बी 0। कोई वर्क हमें करना ही नहीं पड़ेगा चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए,
ठीक है, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सीबीएसई में काफी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, अब ये हो गया अपना। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या है समझेंगे थोड़ा सा। ठीक, अब अगले पार्ट को समझते हैं। अगला पार्ट है, हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ कंडक्टर। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए कंडक्टर। इसी चीज को मैं एक और नाम देता हूं, इसको मैं बोलता हूं यूनिकनेस थ्योरम। क्या कहता हूं इसको मैं बोलता हूं यूनिकनेस थ्योरम। ये क्या कहता है, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये कौन है, एक कंडक्टर है। ठीक है, ये एक कंडक्टर है, मैंने ऐसे बोल दिया। अब मैं कह रहा हूं मैं इस पे इंजेक्ट कर रहा हूं प्लस क्यू चार्ज को। क्या कर रहा हूं? इंजेक्ट कर रहा हूं। इंजेक्ट का मतलब मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा हूं, तभी तो इस पे प्लस चार्ज आएगा कंडक्टर पे। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैं इस पे प्लस क्यू चार्ज दूंगा तो क्या होगा, वो चार्ज जो है वो पूरे सरफेस पे फैल जाएगा, अपने को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा कि फील्ड इनसाइड क्या हो, जीरो, और फील्ड ऑन द सरफेस भी डिफाइन नहीं होती है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, वो ग्राफ याद है ना, एलएचएल और आरएचएल वाला। ठीक, तो ये इस तरीके से अपने को अरेंज कर लेगा कि जो फील्ड है इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, फील्ड सरफेस पे डिफाइन नहीं है, इनसाइड क्या बनी रहेगी, जीरो। अगर फील्ड जीरो रहेगी तो पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये भी हमने पढ़ रखा है, यही तो पढ़ा हुआ है कि एक कंडक्टर के सेंटर पे से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, वो कांस्टेंट बना रहता है। तो इसका मतलब अपने को चार्ज, जो चार्ज है वो अपने को इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा कि कंडक्टर के सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इसलिए हम बोलते हैं कि कंडक्टर क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, या वॉल्यूम भी हम यूज कर लेते हैं वहां पे। तो अब समझते हैं ये होता कैसे है। तो मैंने क्या बोला, मैंने यार एक कुछ बना दे रहा हूं। ठीक है, ऐसा मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इस शेप का, जिसके अलग हर पॉइंट पे अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इस पे मैंने चार्ज दिया Q, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया Q, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P। इस तरीके से ले लिया कि ये जो P पॉइंट है ना, ये एक स्फीयर के सरफेस पे लाई करता है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, और ये जो Q पॉइंट है ये दूसरे स्फीयर के सरफेस पे लाई करता है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r2 है। ठीक है, मैंने इस सरफेस को मैं चार्ज दे रहा हूं, Q चार्ज में इस सरफेस को दे रहा हूं, तो वो पूरी जगह फैलेगा। अब मुझे देखना है कि कहां पे चार्ज ज्यादा फैलेगा और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कि ये जो सरफेस है इस पे मैंने दो कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लिए, P और Q। इस तरीके से जो P है, P पॉइंट है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1, और Q पॉइंट है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2। तो मैंने क्या माना, मैंने मान लिया कि मैंने P दो स्फीयर ले लिए। ठीक है, दो स्फीयर मैंने ले लिए हैं जिसका रेडियस r1 है, और एक दूसरा स्फीयर ले लिया जिसका रेडियस r2 है, और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया एक वायर से। लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर इसलिए ली है ताकि इस पे जो चार्ज है वो इस पे इंडक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस ना कर पाए, और इस पे जो चार्ज है वो इस पे इंडक्शन ना कर पाए। तो यहाँ कहीं मैंने पॉइंट ले रखा था, एक P यहाँ था और यहाँ कहीं था Q। ठीक है, तो जैसे ही मैं इनको कंडक्ट, अब देखो मैं इस सिस्टम को ऐसा बना रहा हूं इसलिए क्योंकि मेरे को पता है कि जैसे ही मैं Q चार्ज दूंगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा भाई। ठीक है, हो यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा, यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा, लेकिन एक समय के बाद चार्ज रुक जाएगा। कब चार्ज रुक जाएगा? जब इस सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट।
और ये P और Q दोनों लाई कहां पे कर रहे हैं, दोनों के दोनों लाई तो अपने कंडक्टर के सरफेस पे कर रहे थे ना, तो इसका मतलब Vp और Vq इक्वल होना चाहिए, यही तो डेफिनेशन पढ़ी है हमने। तो मैंने बोल दिया लेट्स सपोज इस पे चार्ज तो Q1 था, इस पे चार्ज Q2 था, तो ये क्या होगा, Vp क्या लिखा जाएगा, k Q1 बाय R1 इज इक्वल टू k Q2 बाय R2। ठीक है, ऐसे लिखूंगा। तो Q1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, k से k कैंसिल हो जाएगा, Q1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, Q1 को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा 1 इनटू, ठीक है, सरफेस डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, तो चार्ज क्या होगा, डेंसिटी इनटू एरिया डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू कितना, सिग्मा 2, इसकी मैंने सरफेस डेंसिटी सिग्मा 2 मान ली, इसका एरिया कितना होगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक R1 से एक R1, एक R2 से एक R2, तो फाइनली मुझे क्या मिला, सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2। तो इसका मतलब यहां मैं बता रहा हूं, दैट इज मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सिग्मा इंटू आर क्या रहेगा, कांस्टेंट है। अब यहां से मैंने स्टेटमेंट को पकड़ा कि भैया किसी भी कंडक्टर में चार्ज एक यूनिक वे में डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरीके से कि प्रोडक्ट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ गिवन पॉइंट क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद होना चाहिए। और ये भी ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल्स में बिना कहे यूज होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए मैंने किया क्यों था, इसको मैंने ऐसा क्यों बना लिया। ये तो कंडक्शन का रूल था, कंडक्शन कब बंद हो जाएगा, ठीक है, और इसको मैंने इसके इक्विवेलेंट बनाने के लिए ऐसे दिखाया था कि Vp Vq इक्वल क्यों है कंडक्शन के हिसाब से, और यहाँ पे इसको इसके इक्वल करने के लिए मैंने क्या बोला था भाई, ये कंडक्टर, और कंडक्टर क्या होता है, इससे पहले हमने प्रूफ किया था एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो पोटेंशियल एट P और पोटेंशियल एट Q, क्योंकि दोनों पॉइंट्स इस कंडक्टर के सरफेस पे हैं, तो दोनों के दोनों पे क्या सेम होना चाहिए, पोटेंशियल, ये मान लिया मैंने। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 था, इसका R2 था, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि चार्ज हमेशा सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा खुद को कंडक्टर के सरफेस पे कि किसी भी पॉइंट की सरफेस डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्रोडक्ट क्या बना रहे, कांस्टेंट। ठीक है भाई, चलो भाई अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका नाम है, हम पहले थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक पे चलते हैं। तो कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि मान लो कोई एक अनचार्ज्ड कंडक्टर है या स्फीयर है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, या फिर स्फीयर भी मत मानो, तो मैंने सिंपल सा बोल दिया कि भाई इंफिनिटी पे, कहां पे, इंफिनिटी पे Q चार्ज रखा हुआ है, इंफिनिटी पे टोटल कितना चार्ज रखा हुआ है, Q। ये Q चार्ज को मैंने इस तरीके से कर दिया है कि मैं dq का अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो Q मिलता है, मतलब मैंने इसको छोटे छोटे एलिमेंटल चार्जेस में तोड़ दिया, और ये सारे के सारे छोटे छोटे एलिमेंटल चार्ज कहां रखे हुए हैं, इंफिनिटी पे। तो मैंने क्या किया मैंने पहले dq चार्ज को चलाया इंफिनिटी से, और मैंने उसको, मान लो ये मेरे पास कोई स्फीयर था फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया सरफेस पे। अगर ये कंडक्टिंग है तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहाँ आ सकता है, सरफेस पे, और अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो पूरे वॉल्यूम में आ सकता है स्फीयर के। तो मैंने थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे dq चार्ज रख दिया, लेकिन क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे कोई सोर्स था ही नहीं जो फील्ड प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से पोटेंशियल जनरेट हो, और मुझे इसको मूव कराने में उस फील्ड के अगेंस्ट कोई काम करना पड़े, ऐसा कुछ था ही नहीं, इनिशियली ये अनचार्ज था। तो मेरे को dq चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में, इस पोजीशन पे लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, पहले वाले को तो। लेकिन जैसे ही मैं सेकंड वाले dq एलिमेंट को इंफिनिटी से लेके आऊंगा, तो अब मुझे काम करना पड़ेगा, जो कि इस dq चार्ज की जो ऑलरेडी प्रेजेंट है सरफेस पे, इसकी फील्ड के अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो अब मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, तो मुझे भाई कोई छोटा अमाउंट ऑफ dw करना पड़ेगा, ऐसे ही छोटे छोटे अगली बार जो dq आएगा उसको इन दोनों के अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ेगा,
वो यहाँ पे रख दिया, फिर जो dq चार्ज लाऊंगा उसको इन तीनों के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वर्क डन जो है वो ऐड होता जाएगा, dw 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 थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सिस्टम का चार्ज बढ़ता जाएगा, वर्क डन का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले केस में जब dw1 को जब मैं dq को लेके आया था, इसको लाने में तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, लेकिन जब मैं इसको लेके आया तो मुझे इसकी फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ा था बस, ठीक है ना। अब की बार जब मैं तीसरे वाले को लेके आऊंगा तो उसको इन दोनों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो दोनों की फील्ड भी स्ट्रांग होएगी, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ गया, सेम नेचर है तो सेम फील्ड होनी है, सेम टाइप की, ठीक है। तो होगा क्या, वर्क डन होता रहेगा, वर्क डन मेरे को करना पड़ेगा, कब तक कि जब तक पूरे का पूरा इसके सरफेस पे क्यू चार्ज ना आ जाए। तो इसका मतलब मुझे एक चार्ज को इंफिनिटी से एक सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर पहुंचाने में या इंजेक्ट करने में वर्क तो करना पड़ता है, सही बात है, ये हमने कंसेप्ट से देख लिया, हाँ जी करना पड़ेगा। यही वर्क डन जो है, यही वर्क डन स्टोर होता है इन द सरफेस एज इंट्रिंसिक एनर्जी, जिसको आप बोलते हो क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और आप इसको बोलते हो क्या, सेल्फ एनर्जी, ठीक है। बात समझ पाए, कंसेप्ट समझ गए। तो अब हम इसी को निकालना सीखेंगे कि भाई एक कंडक्टर के ऊपर अगर मैं इंफिनिटी से क्यू चार्ज लेके आऊंगा तो उसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, इन अदर वर्ड्स कि मुझे कितना काम करना पड़ेगा। चलिए, ये पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स में बड़ा यूज होता है भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस अपना बना के रखिएगा, आपको कोई बोलेगा नहीं कि इंटरनल एनर्जी है, आपको देखना है खुद की क्या इंटरनल एनर्जी मैं लूंगा या नहीं लूंगा, ठीक है। सीबीएसई लेवल पे आप नहीं कंसीडर करते हैं, वो इतना डीप में नहीं जाता है, कंपटीशन में भैया डीप और कंसेप्ट का ही खेल है सारा। तो पहला जो केस मैं कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं कि क्या, सेल्फ एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, कंडक्टिंग, कीवर्ड कैसा क्या है यहाँ पे, कंडक्टिंग, ठीक है, स्फेरिकल शेल या फिर क्या हो, सॉलिड स्फीयर, दोनों ही के लिए सेम ही रहेगा, लेकिन प्रोवाइडेड दोनों क्या हो, कंडक्टिंग हो, क्योंकि चाहे शेल हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहां पे आएगा, सरफेस पे ही आएगा भाई, उसके अलावा तो कहीं और आएगा नहीं। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कि भाई एक शेल ले ली मैंने, ठीक है, या एक स्फीयर ले लिया जो कि कंडक्टिंग है, जिसका रेडियस कितना है, r, ठीक है। इंफिनिटी से मैं q चार्ज को इस पे ट्रांसफर कर रहा हूं या डिस्ट्रीब्यूट करा रहा हूं, तो वही काम करूंगा, मैं q को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ूंगा तो मैं dq को मूव करा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया कि एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस पूरी बॉडी पे एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम इस पूरे सरफेस पे कितना चार्ज था, स्मॉल q, भाई dq dq जोड़ते जोड़ते किसी एक इंस्टेंट पे इसके ऊपर चार्ज था कितना, स्मॉल q, ठीक है। अब मैं और कितना चार्ज मूव करा रहा हूं, और dq ला रहा हूं, भाई पहले मैंने इतने dq मूव करा दिए कि वो सारे dq मिलके स्मॉल q के बराबर हो गए किसी एक इंस्टेंट पे, ठीक है, जो भी वर्क डन आया वो आया होगा। अब मैं निकाल रहा हूं कि भैया dq को मेरे को इंफिनिटी से इस सरफेस पे पहुंचाने में और कितना काम करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज dq फ्रॉम इंफिनिटी टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो आप क्या बोलोगे, ये कितना होता था, चार्ज इनटू क्या, पोटेंशियल, क्या डिफरेंस, ठीक है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं dw कैसे लिखूंगा, चार्ज तो मेरे पास क्या है, dq पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस का
माइनस इंफिनिटी का, तो मैं क्या लिखूंगा, v सरफेस माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, और इंफिनिटी में पोटेंशियल तो जीरो होता है, तो dw कैसे लिखा जाएगा मेरे भैया, ऐसे लिखा जाएगा, सरफेस पे कितना होता है k, चार्ज कितना है सरफेस पे q, रेडियस कितना है r, माइनस जीरो, इतना काम करना पड़ेगा। तो dw आ गया कितना, dw आ गया k q dq बाय r। अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw। तो इंटीग्रेशन करूंगा किसका भाई, कौन आ रहा है, क्या k चेंज होता है, नहीं, r चेंज होता है, नहीं, ये q तो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि अभी तो स्मॉल q है, मेरे को चार्ज टोटल कितना देना है, कैपिटल Q, तो कहां से, जीरो से लेकर q तक, देखो सबका वर्क डन आ जाएगा कि जब चार्ज कुछ भी नहीं ट्रांसफर हुआ था और जब चार्ज q ट्रांसफर हो गया, कितना, k q dq बाय r, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं k बाय r, तो बाहर आ जाएगा q dq का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाय 2, तो ये आ जाएगा k बाय r q स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा फाइनल रिजल्ट, तो W इज इक्वल टू कितना आया, k कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2r, इसी को मैं लिख सकता हूं, अगर k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखूं तो कितना आया, Q स्क्वायर 4 2s are 8 पाई एप्सिलॉन r, यही वर्क डन एज सेल्फ एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी के तौर पे स्टोर होगा कंडक्टर में। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल या सॉलिड शेल कितनी होती है, हैविंग चार्ज कैपिटल Q इज Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन r। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, हमने वही जो अभी हमने पढ़ा था उसी को हमने अप्लाई करना सीखा। ठीक है भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला केस और करते हैं और फिर हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मिसलेनियस, ठीक है, और फिर हम चलेंगे कैपेसिटेंस पे। तो ध्यान से देखते जाओ, एक एक टॉपिक देखो, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं निकाल रहा हूं किसकी वजह से, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। अब की बार स्फेयर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, वॉल्यूमेट्रिक है। तो अब की बार क्या है, अब की बार एक स्फेयर ले लिया, ध्यान से देखना, इसको मैं पार्ट्स में तोड़ के दिखाऊंगा। एक स्फेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, किसी भी हिस्से की अगर मैं डेंसिटी पूछूं, चार्ज डेंसिटी, तो वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी तो क्या होगा, तभी तो मैं बोलूंगा भैया यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो वही Q चार्ज को मैं इंफिनिटी से इसके ऊपर लाया था। ठीक, अब ऐसा करने के लिए वही होगा, कोई इंस्टेंट रहा होगा। अब देखो, अब पहले तो क्या था, पहले जो भी पिछले केस में जो भी चार्ज था वो सरफेस पे था, लेकिन अब क्या, अब मैं इसको छोटा सा इसका एक टुकड़ा dq जो है मेरे भैया, उसको मैंने लाके यहाँ रखा होगा पहले। ठीक है, पहले तो देखो ऐसे रहा होगा, ये dq को सेंटर पे रखा, फिर और dq लाया उस चारों तरफ पूरे वॉल्यूम में फैलाया, तो क्या होता है, पहले छोटा सा बिंदु बना, फिर उससे थोड़ा बड़ा स्फीयर बनेगा, फिर और बड़ा बनेगा, फिर और बड़ा बनेगा, फिर और बड़ा बनेगा, फिर और बड़ा, फाइनली पूरे r रेडियस का स्फीयर बन जाएगा, इस तरीके से कि पूरे वॉल्यूम में q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ पाए या नहीं, चलो बढ़िया, समझ गए ना कंसेप्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखा जाए तो चार्ज भी चेंज हो रहा है dq dq, और भैया रेडियस भी चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले मैंने सेंटर पे रखा, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, और तो वो इस तरीके से फैला। तो मैंने बोल दिया कि लेट एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस x इज q। मतलब ध्यान से देखना मैंने क्या कहा है, मैं इसी को स्फीयर को यहां बना रहा हूं। ओहो, इतना बुंडा,
समझिएगा, क्योंकि कंसेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल लगेगा। मैंने बोला यार ये तो आर था, लेकिन अभी तक जो चार्ज मेरा फैला है ना, ध्यान से देखिएगा मेरे भैया, अभी तक जो मेरा चार्ज फैला है वो सिर्फ एक्स रेडियस में फैला है, टोटल आर रेडियस में नहीं फैल पाया। और इस एक्स रेडियस में जो चार्ज फैला है उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू है। ठीक है, अब मैं डीक्यू चार्ज को लाऊंगा, डीक्यू चार्ज को भी पूरे वॉल्यूम में फैलाऊंगा इस तरीके से कि इसका, अब देखो मैंने डीक्यू चार्ज को मैं लाया, अब मैं इसको और समझाने के लिए बोल रहा हूं, बोल लिया भैया, ध्यान से देख लियो। अरे यार जमाए बेकार सा स्पेयर बन रहा है, तू बन जा भैया। चलो बन गया जैसा भी है। अब क्या है, मैंने डीक्यू चार्ज को इस वाले हिस्से पे, ठीक है, इस तरीके से कि डीक्यू चार्ज को मैंने इस वॉल्यूम में अब क्या कर दिया, भर दिया इस तरीके से कि भैया ये और ये जो थिकनेस अब बढ़ी है वो कितने अमाउंट से बढ़ी है, डीएक्स अमाउंट से। बात समझ पाए मेरी, हाँ या ना? चलिए, तो ये मुझे बनाना था किसी इंस्टेंट पे एक्स रेडियस के स्फीयर पे, ये वाला जो अंदर वाला आपको हिस्सा दिख रहा है ये रेडियस एक्स था, ठीक है, इसमें क्यू चार्ज भर चुका था। फिर मैं क्या किया, रेडियस भी बढ़ाना है, रेडियस को मैंने डीएक्स से बढ़ाया और उस डीएक्स रेडियस के स्फेरिकल पूरे वॉल्यूम में मैंने डीक्यू चार्ज को और भर दिया। मगर ले भैया, ऐसे ही और डीक्यू भरूंगा, डीएक्स 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 बढ़ता जाएगा और आखिरी में एक्स कितना हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, और डीक्यू बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अपनी डेरिवेशन पे चलते हैं। तो भाई हमें डायरेक्ट चाहूं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का यूज कर सकता हूं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, चार्ज इनटू क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। बात तो वही थी ना, चार्ज कितना ला रहा हूं, dq इनटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v। ठीक है, ठीक है भाई, du इज इक्वल टू dq, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, v ऑन दिस सरफेस, ये q चार्ज की वजह से निकाल रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, ड्यू टू चार्ज q माइनस पोटेंशियल कहां पे था, इंफिनिटी पे था। ठीक है, क्योंकि जब मैं dq को मूव कर रहा हूं तो ऑलरेडी चार्ज कितना प्रेजेंट है, ऑलरेडी चार्ज है तो यार, कितना है, अबे कितना है, q चार्ज है तो क्या यार, तुम तो बिल्कुल ही भौरा रखे हो। तो क्या आएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की जगह कितना, x माइनस 0। यहां तक तो कोई शंका मन में आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो du आ गई भाई, du आ गई कितनी, q dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। अब बोलो भैया अब क्या करें, कहीं तुम्हारे दिमाग में आ जाए भैया इंटीग्रेट कर दो, इसके जगह ये q स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, पागल हो गया क्या, यहाँ पे देख x भी चेंज हो रहा है, q भी चेंज हो रहा है, तो मेरे को dq को चेंज करना पड़ेगा x की फॉर्म में। उसकी हेल्प कहां से लेंगे, उसकी हेल्प लूंगा मैं डेंसिटी से। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं तो कैसे लिखी जाती, q अपॉन 4 बाय 3 पाई आर क्यूब ऐसे लिखी जाती। ठीक है, इस वाले x रेडियस के स्फीयर के लिए कैसे लिखी जाती, इस पे चार्ज अपॉन 4 बाय 3 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरी बात, मैं तो चलो भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस वाला ये जो शेल बनी है इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब मुझे पता है इस शेल में जो dx थिकनेस में मैंने चार्ज डाला है, ये चार्ज कितना डाला है, ये तो dq डाला है, नीचे क्या चाहिए मुझे, वॉल्यूम। अब जरा ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने ये कुछ ऐसे बनाई है, ये 2 डायमेंशन में दिख रहा है, तो एक कंसेंट्रिक, 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को इसको 3 डायमेंशन में इमेजिन करना है, अभी देखते हैं कैसे करेंगे। ये dx था और dq चार्ज इस पूरी थिकनेस में ऐसे भरा था, फैला था dq चार्ज। अब समझने के लिए देखो इधर एक बार कि भाई मान लो मैं इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं।
ठीक है, तो ये जो मेरी फिंगर की थिकनेस है ये तो है dx, ठीक है, और सेंटर से इस यहां तक का डिस्टेंस ये है x। अब इस थिकनेस पे जो मेरी फिंगर की थिकनेस है इस पे फैला हुआ है कौन, dq चार्ज। लेकिन ये dq चार्ज पूरे के पूरे, अब देखो ये ऐसे भी होगा साइड में भी होगा क्योंकि 3 डायमेंशनल है, पूरे का पूरा स्पेयर वो बन रहा है, एक स्फेयर बन रहा है मेरी फिंगर की थिकनेस जितना, जिसमें क्या फैला हुआ है, चार्ज फैला हुआ है, वो कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है, पूरे का पूरा एक स्फेयर है जिसमें dq चार्ज फैला, और dq चार्ज है किसमें, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे है, अंदर की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, अंदर के लिए तो मैंने कर लिया ना, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे फैला हुआ है, तो पूरे के पूरे सरफेस पे फैला हुआ है। अगर सर्कल के सरफेस पे कोई चार्ज होता था तो और dx थिकनेस का होता तो मैं क्या कहता था भाई, सरफेस इनटू ए इनटू सरफेस क्या होती थी, सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस कर देता था मैं। अब की बार क्या है, स्फेयर के सरफेस पे, तो स्फेयर का अगर मैं देखूं तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, इसके लिए जो वॉल्यूम लिखा जाएगा वो क्या होगा, सरफेस एरिया, क्योंकि पूरे सरफेस पे कौन फैला है, चार्ज फैला है, तो इस स्फेयर का सरफेस एरिया तो कितना है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे क्या है x, और कितनी थिकनेस में फैला है dx में, तो यही चीज मैं यहां रिप्लेस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 4 पाई x स्क्वायर dx। तो मैं यहां से q निकाल लूंगा, q जो मेरे पास आएगा वो आएगा 4/3 पाई x क्यूब रो, और मैं यहीं से dq निकाल लूंगा, dq जो मेरे पास आएगा वो आएगा 4 पाई x स्क्वायर रो dx, ठीक है। अब इन रेस्पेक्टिव इन दोनों को मैं इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास du जो है वो कितना आ गया, वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, q की वैल्यू ये रही 4/3 पाई x क्यूब रो, और dq की वैल्यू ये रही, तो 4 पाई x स्क्वायर रो dx। अब मैंने किया क्या, मैंने dq को चेंज कर दिया dx में तो आप देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो गया, ठीक है, तो du फाइनली आया कितना, du आया 4 पाई रो इंटू रो, रो स्क्वायर x क्यूब इंटू x की पावर 4 dx, और डिवाइडेड बाय 3 और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया, ठीक है, क्लियर है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया du का। अब मुझे तो फाइनल एनर्जी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं फटाफट, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने u लिखा, तो u लिखा जाएगा, मार्करों को पता नहीं क्या हो गया, u लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ du, जो कि क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, 4 पाई रो स्क्वायर x 4 dx अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम 0 टू x, कहां तक जा रहा है, कैपिटल R तक। अब इंटीग्रेशन तो सिंपल है, सामने सामने दिख रहा है, कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं भाई डायरेक्ट लिख दूं, ये हो जाएगा 4 पाई रो स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, x की पावर 4 का ही होगा, तो x की पावर 4 का क्या होता है, x की पावर 5/5, कहां से कहां तक, 0 से r तक, तो u जो मेरे पास आया कितना आ गया, ये आ गया 4 पाई रो स्क्वायर r की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रो इंटू 5, ठीक है। अब अगर रो की फॉर्म में पूछा है तो ये होती है भाई, ये आंसर है, लेकिन मेरे को अगर मैंने तो क्यू चार्ज दिया था, तो मैं यहां से रो को रिप्लेस करूंगा क्यू की फॉर्म में, तो देखते हैं, मैंने अब इसको ऐसे लिख दिया, ध्यान से देखना, 4 पाई 3 5 15 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रो स्क्वायर है, रो है कितना, ये रहा, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 3 क्यू अपॉन 4 पाई r क्यूब का होल स्क्वायर इंटू r5। अब फाइनली जो मेरे पास बचेगा वो देख लो, एक 4 पाई से एक 4 पाई कट जाएगा, एक बच जाएगा, 3 से ये कटेगा, तो ऊपर तो सिर्फ बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, ये r6 होगा, ये r5 ये कैंसिल हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 20
पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपका फाइनल आंसर है इंट्रिंसिक एनर्जी या सेल्फ एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, ये हो गया। अब ये होने के बाद एक लास्ट टॉपिक अब अपने पास बचता है। हम क्या करेंगे, हम अब निकालेंगे इंटरेक्शन और सेल्फ एनर्जी के बीच में, मतलब अगर कैसे दोनों को हम क्वेश्चंस में कैसे लेंगे। तो ऐसा मानते हैं, चलिए करते हैं एक बार। अब क्या हुआ, मान लो आपको एक सिस्टम दे दिया इस तरीके से, ठीक है, ये लेंथ इतनी ज्यादा है कि भाई इन स्फीयर्स के ऊपर जो भी चार्ज है उसकी वजह से एक के चार्ज की वजह से दूसरे पे कोई इंडक्शन इफेक्ट नहीं है, और है भी तो बहुत मिनिमम है, नेग्लिजिबल। मैंने बोल दिया कि भाई ये जो है ये अपना कौन है, इस पे मैंने चार्ज ले लिया स्मॉल q1। ये तो ये क्या है, ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस मैंने मान लिया r1 है। ठीक है, दूसरा चार्ज, दूसरा मैंने एक स्फीयर ले लिया जिस पे चार्ज मैंने ले लिया -q2। तो ये कैसा है, ये कंडक्टिंग है। ठीक है, ये कैसा है, कंडक्टिंग है, चाहे सॉलिड हो चाहे स्फेरिकल हो, मतलब सॉलिड हो चाहे शेल हो। ठीक है, ये R2 आ गया। यहां तक ठीक है, सबको क्लियर है सब। तो अब क्या करेंगे, अब अगर मैं लिखूं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में कैसे लिखूंगा। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में क्या आएगा, इसकी भी सेल्फ एनर्जी है, इसकी भी, और इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन एनर्जी भी। तो इसकी सेल्फ एनर्जी लिखता हूं कितनी, 3q1 स्क्वायर बाय 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r1। इसकी कितनी, इसकी थी q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 प्लस इसकी कितनी k q1 इंटू q2 अपॉन l। ठीक है, ये मेरे पास फाइनल टोटल एनर्जी आएगी पूरे सिस्टम की। जो याद रखने वाली बात वो ये है कि भाई जितनी जो भी सेल्फ एनर्जी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव आती है। इंटरेक्शन एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो थैंक यू।